हेलो दोस्तों। मेरा नाम गौरव सिंह है, जैसा कि आपको पता है पहले से ही। और मैं यूथ इंजीनियर एकेडमी में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और इस टाइम मैं इन्वायरमेंट पढ़ा रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी ब्रांच लखनऊ में है, आलमबाग के पास। और यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस की ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है। और जैसा कि पता है कि हम यहाँ पे मिलते हैं कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए जो कि हमारे टेस्ट में होते हैं। ठीक है। तो हमारी कोचिंग का एक ऐप है, जैसा कि आपको पता है। तो ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड इसे जाके कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको फ्री में आपको टेस्ट मिल जाएंगे, जहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हो किसी भी ब्रांच के। ठीक है। या फिर नॉन टेक के। ठीक है। आप फ्री में टेस्ट लगा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि अपनी तैयारी को चेक करना है तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने यहाँ पे इससे पहले वीडियो बनाया था, मैंने उसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। तो अब मैं उसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, मीन्स क्वेश्चन नंबर 14 से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अपना 14th क्वेश्चन। मैं इसे जूम कर देता हूँ आपके लिए। और ये क्वेश्चन को मैंने जूम कर दिया आपके लिए। तो यहाँ पे क्या है, असर्शन ए है। ठीक है। मतलब को पहले कोई बात कही गई है, और ये बात क्या कही गई है आपसे, स्लो सैंड फिल्टर के बारे में, आर मोर एफिशिएंट इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया देन रैपिड सैंड फिल्टर। फिर से यहाँ पे डाटा की बात हो रही है कि जो स्लो सैंड फिल्टर है, जैसा कि मैंने बताया था कि फिल्टर का यूज हम वाटर को क्लियर करने के लिए करते हैं। उसमें जो भी छोटे मोटे पार्टिकल्स रह गए हैं उनको रिमूव कर देते हैं, प्लस उसमें अगर कुछ बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको भी रिमूव कर देते हैं। तो स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर में आपको कंपैरिजन करना है कि किसकी बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक है। तो बात कर लेते हैं इस चीज की। मैं इसको साइड में कर देता हूँ। ओके। यहाँ पे स्लो सैंड फिल्टर की बात करते हैं। स्लो सैंड फिल्टर की एफिशिएंसी कितनी होती है, दैट इज ऑलमोस्ट 98 to 99%। तो इसकी बैक्टीरिया को रिमूव करने की एफिशिएंसी होती है, वो कितनी होती है, 98 से 99%। क्यों? क्योंकि हम क्यों करते हैं वो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि वो आगे ही है। ठीक है। तो ये तो हो गया किसका, स्लो सैंड फिल्टर का। अगर मैं यहीं पे बात करूं एफिशिएंसी ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर की, तो इसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 80 to 90% के बीच में वेरी करती है। ठीक है। तो इस बीच में इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, वेरी करती है बैक्टीरिया को रिमूव करने की। ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बात बताई थी मैंने मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसमें यूज करते हैं फिल्टर मीडियम के तौर पे सैंड। और उस सैंड का साइज क्या होता है, अब सैंड का साइज क्या होता है, तो जैसे कि मैं बात करता हूँ रैपिड सैंड फिल्टर में, तो रैपिड सैंड फिल्टर में जो इफेक्टिव साइज होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। दैट मीन्स 2 से 0.35 mm तक, 0.2 से 0.35 mm तक। यहीं पे अगर मैं बात करूं रैपिड सैंड फिल्टर की, क्योंकि ये रैपिड सैंड है, मतलब बहुत तेजी के साथ ये क्या करता है, पानी को पास करता है। और ये तभी कर पाएगा जब क्या होगा, वॉइड्स बड़े बड़े होंगे, मीन्स पार्टिकल्स भी कैसे होंगे, बड़े बड़े होंगे। ठीक है। तो साइज क्या रहेगा, 0.35 से 0.6 mm तक। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि अगर क्या है, सॉइल के जो भी पार्टिकल्स हैं वो बड़े हैं, तो उनके बीच जो वॉइड्स का गैप होगा ना, वो उनका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। एज कम्पेयर टू अगर छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे कि क्ले है, तो क्ले में क्या होगा, वॉइड्स होंगे, लेकिन उनके बीच जो गैप होगा ना, जो वॉइड्स की जो साइज है वो क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है। और ऐसे ही बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ बताऊँ ग्रेवल्स, तो ग्रेवल्स बड़े बड़े हैं, तो क्या होगा, इनके बीच में जो आपको ये वॉइड्स देखने को मिल रहा है, इनके बीच में जो आपको ये वॉइड्स देखने को मिल रहा है, जो ये फ्री स्पेस है, दैट इज गैप, ये वॉइड क्या है, इसका साइज ज्यादा है। ठीक है। तो क्या होगा कि इससे बैक्टीरियाज वगैरह आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है। जितना बड़ा साइज होगा, दैट मीन्स कि जब पार्टिकल का साइज ज्यादा होगा तो उससे बैक्टीरियाज क्या करेंगे, निकल जाएंगे। और निकल जाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो एफिशिएंसी ज्यादा किसकी है? जिसके पार्टिकल्स छोटे छोटे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात वही कही गई है, नेक्स्ट बातें वही हैं। क्यों होता है? पहली बात तो सही है कि एफिशिएंसी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज मोर देन एफिशिएंसी ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर। ये बात तो सत्य है। सैंड यूज्ड इन स्लो सैंड फिल्टर इज फाइनर, फाइनर मतलब छोटे होते हैं, किससे? रैपिड सैंड फिल्टर से। तो जो स्लो सैंड फिल्टर होता है वो पानी को स्लो स्लो दे रहा है, दैट मीन्स क्या है, उसके बीच में जो वॉइड्स है वो जाहिर सी बात है क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं। उन छोटे छोटे वॉइड से थोड़ा थोड़ा सा पानी निकलता है, इसीलिए इसका क्या होता है, रेट बहुत कम होता है। कितना होता है रेट? इसका रेट होता है 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, बहुत कम रेट होता है। और रैपिड सैंड फिल्टर में क्या होता है, साइज बड़े बड़े होते हैं, साइज क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जो इनसे पानी निकलता है ना वो बहुत ज्यादा हाई रेट से निकलता है। किस हाई रेट से? लगभग 30 टाइम्स मोर देन स्लो सैंड फिल्टर, विच इज 3000 to 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो जब वो इस रेट से पानी निकाल रहा है ना, तो उसी के साथ कौन निकल जाएगा, उसी के साथ कुछ बैक्टीरियाज भी क्या करेंगे, पानी से बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमने बड़े साइज के पार्टिकल्स यूज किए हैं। तो इसके लिए आपका ये आंसर सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर इज ट्रू। हाँ, दोनों बातें सही हैं कि एफिशिएंसी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर ज्यादा होती है। और क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि हम उसमें जो पार्टिकल यूज करते हैं वो फाइनर होता है, दैट मीन्स size of particles in slow sand filter is less than size of particle in rapid sand filter। ओके, आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, दैट इज लाइम सोडा प्रोसेस। इसकी बात हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी की थी, क्योंकि एक ही टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। तो लाइम सोडा प्रोसेस, जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, सॉफ्टनिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, सॉफ्टनिंग के लिए या रिमूविंग ऑफ हार्डनेस, रिमूविंग ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टनिंग करते हैं। और सॉफ्टनिंग करने के लिए हम लाइम सोडा प्रोसेस का यूज करते हैं या फिर जियोलाइट प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है लाइम सोडा प्रोसेस की। तो क्या होता है इन लाइम सोडा प्रोसेस? तो लाइम सोडा प्रोसेस में दो बातें होती हैं, एक होता है लाइम और एक होता है सोडा। तो लाइम, ठीक है, दैट इज CaOH होल ट्वाइस। ओके, और क्या होता है, और होता है अपना, और अपना होता है क्या, सोडा। ठीक है, तो सोडा क्या होता है, Na2CO। ये हो गया लाइम और ये हो गया सोडा। तो इसमें पूछा गया है कि लाइम किसको रिमूव करता है एंड सोडा किसको रिमूव करता है। ठीक है, तो देखते हैं, ओनली कार्बोनेट हार्डनेस इज रिमूव्ड लाइम सोडा प्रोसेस से? नहीं, ये दोनों ही चीजों को रिमूव करता है। क्या करता है ये दोनों ही चीजों को रिमूव करता है, ओनली कार्बोनेट नहीं, ओनली नॉन कार्बोनेट नहीं, दोनों को करता है। लाइम रिड्यूस कार्बोनेट हार्डनेस, सोडा एस रिमूव्स नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दैट मीन्स ये भी गलत। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा कि जो अपना लाइम है, ये लाइम क्या करता है, ये सारे कार्बोनेट हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस इनको रिमूव करता है। ठीक है, और जो सोडा होता है ये नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कैल्शियम है, ये क्या करेगा, सारे कैल्शियम वगैरह से रिएक्शन करके क्या बना देगा, CaCO3 का प्रेसिपिटेशन बना देगा। बट सोडा कैसे काम करेगा, मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। ठीक है, तो सोडा कैसे वर्क करता है इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि जो लाइम है वो कार्बोनेट हार्डनेस को, और जो सोडा है दैट इज
दैट इज यूज टू रिमूव नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ओके, अब कैसे होता है ये? तो होता क्या है कि जैसे आपको पता है कि जो हार्डनेस होता है या वो तो मैक्सिमम या तो कैल्शियम से होता है या मैग्नीशियम से होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, मल्टी वैलेंट केटायन, मतलब एक से अधिक इन पे क्या होता है, धनावेश होता है। और इनके साथ कौन लगा होता है फॉर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस? बहुत जरूरी है जानना, ठीक है, कौन कौन होता है इसके साथ? इसमें क्लोरीन होता है, इसमें सल्फेट होता है, और इसमें क्या होता है, -2, और इसमें नाइट्रेट होता है। तो अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ ये सब लगे हुए हैं, दैट मीन्स कैसा हार्डनेस है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है। और आप इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो? आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो Na2CO3 से, ठीक है। तो Na2CO3 क्या करेगा? Na2CO3 क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? जो ये Na है, ये इस कैल्शियम या मैग्नीशियम को रिमूव कर देगा, और क्या बनाएगा, Na अटैच हो जाएगा किससे, Cl- से, सल्फेट से, मतलब जो भी प्रेजेंट होगा उसमें, या फिर नाइट्रेट से, ठीक है। और बचा हुआ जो भी आपका है पार्टिकल, दैट इज कैल्शियम या मैग्नीशियम, ये कार्बोनेट के साथ ऐड हो जाएगा। आप इसे अलग से रिमूव कर सकते हो। और आपका जो ये हार्डनेस है, दिस हार्डनेस इज नोन एज सूडो हार्डनेस। सूडो हार्डनेस मतलब ये इसके जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, वो हार्डनेस जैसा ही है, बट ये हार्डनेस कॉज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हार्डनेस कौन कॉज करता है? हार्डनेस ऐसे केमिकल कॉज करते हैं जिनका जो भी पॉजिटिव वाले जो भी केटायंस हैं, उनका क्या हो, चार्ज 1 से ज्यादा हो। दैट मीन्स वो मोनोकेटायन नहीं होने चाहिए, उनपे क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा चार्जेस होने चाहिए। और यहाँ पे सोडियम के ऊपर एक है, दैट मीन्स ये कभी हार्डनेस कॉज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सूडो हार्डनेस। मतलब सोडियम के साथ अगर कोई भी हार्डनेस लगी हुई है, चाहे वो नॉन कार्बोनेट की हो या कार्बोनेट की हो, तो आप उसे क्या बोलोगे, सूडो हार्डनेस या आभासी कठोरता, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर। तो जैसा कि अपना कोई पानी होता है, तो पानी में क्या होता है, कुछ क्लोरीन की डिमांड होती है। पानी में क्या होती है, क्लोरीन की थोड़ी सी डिमांड होती है, ठीक है। जैसे कि ये आपका पानी है, ये एक बीकर हो गया, और इसमें आपने क्या कर दिया, पानी को फिल कर दिया। पानी को फिल कर दिया, फिर आपने क्या किया, इसमें क्लोरीन कितना डालना है आपको आइडिया नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप क्लोरीन कुछ ना कुछ ऐड करोगे, ठीक है। दैट इज योर अप्लाइड क्लोरीन। कहाँ गया? दैट इज अप्लाइड क्लोरीन। तो आपने जो क्लोरीन इस पे डाला है, दैट इज अप्लाइड क्लोरीन, ठीक है। बट जितना आपने क्लोरीन इसमें ऐड किया है, रियल में उतना क्लोरीन यूज नहीं हुआ है। तो जो क्लोरीन यूज हुआ है, दैट इज क्लोरीन डिमांड। रियल टू यूज बाई वाटर इज क्लोरीन डिमांड, क्योंकि डिमांड तो वही है जो यूज हुआ है, ओके। अब क्या हुआ, कुछ आपने, जैसे मान लो आपने अप्लाई कर दिया क्लोरीन, कितना, 10 मिलीग्राम, और क्लोरीन का यूज कितना हुआ, 8 मिलीग्राम या 8 mg। तो क्या होगा, कुछ ना कुछ अवशेष बच जाएंगे, कुछ ना कुछ रेजिडुअल बच जाएगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिडुअल बच जाएगा, जिसे हम अवशेष बोलते हैं। कितना बचेगा, 10 - 8, दैट इज 2 mg। तो इस तरह से आप नॉर्मली इसको समझ सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको क्या है, आपको फॉर्मूला करने की ऐसे कुछ खास जरूरत नहीं है, आप डेली लाइफ में ऐसा कुछ करते हो, ठीक है, कि इतना डाला था, इतना कंज्यूम हो गया, तो कितना बचा, ठीक है। तो वैसा ही कुछ है यहाँ पे, देख लेते हैं। अब क्लोरीन डिमांड मतलब कि एक्चुअल में वाटर को कितना क्लोरीन चाहिए था, ठीक है। और ये क्या है, क्लोरीन अप्लाइड, और ये क्या है, रेसिडुअल क्लोरीन। इसके बीच में आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं, क्लोरीन अप्लाइड, कितना हम क्लोरीन अप्लाई करते हैं, जितना भी हम क्लोरीन अप्लाई करते हैं, वो क्लोरीन डिमांड तो होनी ही चाहिए, प्लस उससे थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, मींस थोड़ा सा रेसिडुअल बचना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा रेसिडुअल बचना चाहिए, ओके। तो क्लोरीन अप्लाइड इज इक्वल टू क्लोरीन डिमांड प्लस रेसिडुअल।
तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से डिमांड का फॉर्मूला मिल सकता है। तो व्हाट इज डिमांड, डिमांड क्लोरीन डिमांड इज इक्वल टू क्लोरीन अप्लाइड माइनस रेजिडुअल। ठीक है, तो रेजिडुअल को इस तरफ लेके आएंगे तो कितना क्लोरीन अप्लाइड था और कितना उसमें रेसिडुअल माइनस कर दिया, तो हमने उसकी एक्चुअल डिमांड क्या थी, जैसे यहाँ पे है कि आपने अप्लाई 10 किया और आपने देखा कि 2 बच गया, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी डिमांड कितनी थी, उसको कितनी नीड थी, उसको 8 की ही नीड थी। ठीक है, तो ये चीज है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर, आपको कंपेयर करना है रैपिड सैंड एंड स्लो सैंड फिल्टर के बीच में। जैसा कि मैंने बताया था कि इनका कंपैरिजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके प्री ईयर मेंस के लिए भी। ठीक है, तो आपको प्री में भी पूछा गया है। तो क्या बोला गया है, कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर गिव्स। तो स्लो सैंड फिल्टर क्या देता है आपको वो बताना है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिएगा। ठीक है, कंपेयर किससे करना है, एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर गिव्स, क्या देता है स्लो सैंड फिल्टर, स्लोअर फिल्ट्रेशन रेट, हाँ कितना, 100 से 200, 100 से 200 लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर। जबकि रैपिड सैंड कितना देता है, रैपिड सैंड देता है कितना, 3000 से 6000, 6000 लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ये बात तो सही है कि स्लो सैंड फिल्टर क्या होता है, उसका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो स्लो होता है, हाइयर फिल्ट्रेशन रेट हो ही नहीं सकता। तो अब जरा देखते हैं कि 1 यहाँ पे भी है 1 यहाँ पे भी है, मतलब ये 2 ऑप्शन तो आप काट दो। ठीक है, आपने कट कर दिया। अब इन दोनों में से या तो सेकंड, अच्छा सेकंड है तो पहले ही खत्म, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो वही बोल रहा हूँ कि ऑप्शन से आपको हमेशा जाना है। ठीक है, आपको सारे ऑप्शन चेक करते हुए डील करना है। फिर भी मैं बात करता हूँ, लेसर एफिशिएंसी इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया किसकी लेसर होती है, लेसर तो किसकी होती है, रैपिड सैंड फिल्टर की। कितनी होती है, बैक्टीरिया को रिमूव करने की एफिशिएंसी सी कितनी होती है, 80 to 90%। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम हायर एफिशिएंसी इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, हाँ जाहिर सी बात है, स्लो सैंड फिल्टर कितना बैक्टीरिया रिमूव करता है, दैट इज 98 to 99%, विच इज मोर देन रैपिड सैंड फिल्टर। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि साइज का डिफरेंस होता है। जो स्लो सैंड फिल्टर होता है उसमें क्या होता है, पार्टिकल के साइज छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे छन्नी होती है ना, छन्नी में क्या है, बहुत छोटे छोटे वॉइड्स हैं, तो क्या होता है वो छोटे छोटी चीजों को भी कैच कर लेता है। पर कोई बड़ी छन्नी है, ठीक है, जब आप सीव वगैरह यूज करते हो तो बड़े बड़े सीव यूज करते हो तो क्या होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स निकल जाते हैं। ठीक है, और जब आप महीन सा सीव फाइनर सीव यूज करते हो तो क्या होता है, आप उसमें फाइनर पार्टिकल्स को भी होल्ड कर ले जाते हो। तो ऐसे ही अगर क्या है, सैंड फाइनर है तो उसके बीच जो वाइट्स होंगे वो भी फाइनर होंगे, तो क्या करेगा, छोटे छोटे बैक्टीरियाज को भी कैच कर लेगा, तो एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, योर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सुटेबल मेथड फॉर डिसइंफेक्शन, सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, डिसइंफेक्शन के सारे मेथड पता होने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको नेम बताने हैं सारे, तो आपको ये क्वेश्चन ही आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट होता है, लाइम ट्रीटमेंट भी आप करते हो बाय यूजिंग पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। गांव में वेल में ये मेथड यूज करते हैं। इसके क्वेश्चन मैंने काफी कराए हैं कि ये पिंक कलर देता है अगर पानी आपका साफ है, और अगर पिंक कलर गायब हो गया दैट मीन्स आपके पानी में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्लोरीनेशन तो आप पूरा पढ़ते ही हो। ठीक है, तो ये चारों क्या है, ये चारों ही मेथड है किसके, डिसइंफेक्शन के। ठीक है, बट हम पूल में कौन सा मेथड यूज करते हैं, हमसे ये पूछा गया है, पूल में कौन सा मेथड यूज करेंगे डिसइंफेक्शन के लिए। तो क्लोरीनेशन तो नहीं करते क्योंकि ये स्वाद वगैरह भी देता है। ठीक है, तो नहीं यूज करते, रंग वगैरह भी दे देता है अगर ज्यादा आपने मात्रा में मिला दी तो। ठीक है, बाई यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 आपने यूज किया तो ये क्या करेगा, जब पानी साफ हो जाएगा तो ये पिंक कलर देगा। ठीक है, तो लोग जाने से डरेंगे स्विमिंग पूल के अंदर। ओके, कि पिंक कलर का क्या है। ठीक है, लाइम ट्रीटमेंट भी यूज नहीं करते क्योंकि ये क्या करता है, ये भी महक देता है। ठीक है, खुशबू आती है
तो ऑर्डर ऑर्डर जो भी देगा तो आप तैरना पसंद नहीं करोगे इसके अंदर। सबसे बेस्ट क्या रहेगा, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप यूज करो अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। ये कोई भी निशान नहीं छोड़ेगा और क्या करेगा, बैक्टीरियाज को किल कर देगा, उनकी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा अपनी एनर्जी से, ठीक है। तो ये कोई भी ऑर्डर कलर ये सब कुछ नहीं देने वाला है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मेथड है किसके लिए, स्विमिंग पूल वगैरह के लिए। पानी की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, लो वाटर होता है, तो आप आराम से ट्रीट कर सकते हो। इसे हम नॉर्मल वाटर सप्लाई के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अच्छा तो है बट आप इसको बहुत बड़े लेवल पे यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट स्विमिंग पूल लेवल पे आप इसका आराम से यूज कर सकते हो। तो आपका आंसर ये वाला सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन इंक्रीज बाई। आपको क्लोरीन की एफिशिएंसी को क्या करना है, बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, डिक्रीजिंग द टाइम ऑफ कांटेक्ट। अगर आप टाइम ऑफ कांटेक्ट को कम कर दोगे, ठीक है, मींस अगर उसको 1 घंटा चाहिए पूरे पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए और आपने आधे घंटे बाद ही क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया, तो क्या वो पूरी तरह से क्लीन कर पाएगा, क्या उसकी एफिशिएंसी वो मिल पाएगी जो आप चाहते थे। अगर वो 100 बैक्टीरिया को मारना चाहता था और उसकी यही एफिशिएंसी है कि वो 100 बैक्टीरिया 1 घंटे मार पाएगा, तो आपने उसे क्या किया, आधे घंटे में वापस भेज दिया, पानी को आपने सप्लाई कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ 50 बैक्टीरिया को ही मार पाएगा। दैट मीन्स उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम को डिक्रीज करके तो आप कभी नहीं कर पाओगे एफिशिएंसी इंक्रीज, ठीक है, पूरा टाइम दीजिए आप उसको। फिर क्या है, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिएक्शन रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि क्लोरीन बहुत जल्दी पानी से रिएक्ट नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा कि थोड़ा सा प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो प्रोसेस स्लो होगा तो क्या होगा, प्रोसेस अगर स्लो हुआ तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप करोगे टेम्परेचर को इंक्रीज। अगर आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो आपने पढ़ा होगा कि हमेशा कि अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, तो होता क्या है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाती है, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई तो फिर क्या होगा, बहुत जल्दी वो क्या करेगा, सभी को सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो क्या कर देगा, वो किल कर देगा, ठीक है। तो ये फायदा है टेम्परेचर को बढ़ाने का। तो आप जरूर क्या करोगे, टेम्परेचर को बढ़ा के क्या कर सकते हो, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। और क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, जरा उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ ही गए हैं तो हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी को और कौन कौन बढ़ा सकता है। तो अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी एक बार और बढ़ेगी कब, जब आप कांटेक्ट टाइम को बढ़ाओगे। जितना ज़्यादा आप कांटेक्ट टाइम दोगे उतने आसान अच्छे से क्या करेगा, वो बैक्टीरियाज को किल करेगा, ठीक है। अब डिक्रीज कौन कौन करेगा, ठीक है, या फिर इंक्रीज और कैसे हो सकता है, अगर पानी में क्या है, टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी है, तो इस टर्बिडिटी को आप कम करिए, तभी आप क्लोरीन अप्लाई करिए, वरना अदरवाइज क्या होगा, सारा क्लोरीन इसके लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी को आप और कब बढ़ा सकते हो, अगर आपके पानी में Fe या Mn प्रेजेंट है तो क्या होगा, क्लोरीन इसका ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। इस तो वो जिस काम के लिए आपने यूज किया था डिसइंफेक्शन के लिए, वो काम वो नहीं करेगा, तो क्या होगा, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी आपकी। आपको लगेगा कि ज्यादा क्लोरीन आपको यूज करना पड़ रहा है, बट वो क्लोरीन कहाँ पे यूज हो रहा है, वो क्लोरीन तो क्या हो रहा है, Fe और Mn के ऑक्सीडेशन में यूज हो रहा है, उसके ऑक्सीकरण में यूज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये दिक्कतें आ जाती हैं। फिर क्या है, पीएच। जैसा कि मैंने बताया था, पीएच सुटेबल रेंज क्या होती है, 5 to 7। अगर 5 to 7 तो सही है, बट अगर पीएच आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, 7 से भी ज्यादा हो गई, तो एफिशिएंसी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे कौन बनेगा, उस टाइम पे OCl माइनस बनेगा, जो कि क्या है, 80 टाइम्स लेस एफिशिएंट है किससे, HOCl से, ठीक है। तो ये चीज प्रॉब्लम कर देगी, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो आपको ये सारे पांचों पॉइंट नोट कर लेने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच वाटर फ्लो टूवर्ड्स द आउटर पेरीफेरी। सिस्टम इन विच वाटर फ्लो टूवर्ड द आउटर पेरीफेरी, ठीक है। तो आउटर पेरीफेरी पे अगर पूरा, तो कैसे क्या सिस्टम है, जैसे कि हम क्या करते हैं, अब किसी सिटी में वाटर को सप्लाई करते हैं, किसी सिटी के अंदर हम वाटर को सप्लाई करते हैं, तो हमने ये पाइप की जाल बिछा दी पूरे सिटी में, ठीक है। हमने क्या कर दिया, पाइप की पूरी जाल बिछा दी सिटी में, और ये अपनी पाइप्स लगी हुई है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वाटर फ्लो टूवर्ड्स
द आउटर पेरीफेरी, मतलब इस पेरीफेरी पे पानी जाए, कहां से, अंदर से। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अंदर एक टैंक बना दोगे, क्या बना दोगे, अंदर एक टैंक बना दोगे, और इस टैंक से आप क्या करोगे, हर तरफ, आप हर तरफ क्या करोगे, पानी को सप्लाई कर दोगे, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। दिस मेथड इज नोन एज रेडियल सिस्टम, दिस मेथड इज नोन एज रेडियल सिस्टम, ओके, दिस मेथड इज नोन एज रेडियल सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पानी का जो फ्लो हो रहा है, पानी का जो फ्लो हो रहा है दैट इज रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर पानी यहां से हर तरफ से क्या हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा पूरे सिटी में हर तरफ से, ठीक है। तो पानी हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज रेडियल सिस्टम, ठीक है। और अगर बात करें रिंग सिस्टम की, तो रिंग सिस्टम में क्या होता है, इसी को थोड़ा सा अगर आप कट कर दोगे, ओके, अगर मैं इसी को थोड़ा सा क्या कर दूं, ये चीजें हटा दूं अंदर से, ओके, पाइप को मैंने फिर से जोड़ दिया है, छोटी सी सिटी है अपनी, ठीक है। तो अगर मैं रिंग सिस्टम की बात कर लेता हूँ, पहले पहले मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है। तो रिंग सिस्टम में क्या होता है कि जैसे आपका पानी यहाँ पे आया, ठीक है, तो आपने क्या किया, पानी को आउटर पेरीफेरी पे घुमा दिया, ठीक है, आपने क्या किया, वाटर को बाहर बाहर रोटेट किया, और फिर बाहर से अंदर की ओर आपने क्या किया, पानी यहां से आया और पानी इस तरफ चला गया, पानी इस तरफ चला गया, पानी इस तरफ गया, और पानी इस तरफ गया, ठीक है, और पानी यहाँ कहीं से निकल जाएगा या फिर इसी में घूमता रहेगा, जो भी आपकी इच्छाएं हो आप कर सकते हो। तो क्या होगा, पानी हर तरफ से अंदर की ओर आएगा, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा कि पानी हर तरफ सप्लाई होगा और पानी कहीं भी रुकेगा नहीं, ठीक है, पानी क्या होगा, चारों तरफ घूमेगा और वाटर का सप्लाई होगा। इससे क्या होता है कि प्रेशर जो रहता है ना, वो लगभग लगभग क्या रहता है, इक्वल रहता है, लगभग लगभग प्रेशर क्या रहता है, इक्वल रहता है, ठीक है। अदरवाइज होता क्या है कि यहां से यहां जाने पे प्रेशर डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो अगर आपने क्या किया, रिंग सिस्टम अप्लाई कर दिया, मींस आपने पानी को पहले आउटर पेरीफेरी पे फैला दिया है, तो क्या होगा कि प्रेशर कम डिक्रीज होगा और पानी हर जगह पे आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं ग्रिड आयरन सिस्टम की। तो ग्रिड आयरन सिस्टम भी सेम ऐसा ही होता है, बट उसमें थोड़ा सा अंतर क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। उसमें ये पेरीफेरी पे पानी फ्लो नहीं कराते, ठीक है, उसमें भी रहता, सब एरिया ऐसे डिवाइड रहता है इन तीनों में। किसमें किसमें, इसमें एक आपका रिंग सिस्टम, एक ये सिस्टम और एक ये सिस्टम, नीडेड नहीं, एक ये सिस्टम, एक ये सिस्टम और ये सिस्टम, इन तीनों में आपको डायग्राम एक ही देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायग्राम, ये आपकी सिटी हो गई, सिटी में आपने क्या लगा दी, पाइप्स लगा दी, ठीक है, आपने क्या किया, सिटी में पाइप लगा दिया, और फिर आपने क्या किया, आपने एक पाइप सेंटर पे लगा दी, क्या किया आपने, एक पाइप आपने सेंटर से लगा दी, ठीक है। और इस पाइप में आपने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा फ्लो आपने इसी पाइप में प्रोवाइड किया, फिर क्या किया, इसी के थ्रू आपने क्या किया, यहाँ मेन सोर्स से पानी आया और यहाँ से पानी निकल गया, ठीक है। और आपने क्या किया, पूरे सिटी में पाइप्स के जाल बिछा दी, ठीक है, दैट इज ग्रिड। आपने कभी अपना ग्राफ पेपर देखा होगा, ग्राफ पेपर वगैरह में ऐसे ग्रिड्स बने होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्या होंगे, स्क्वायर पीसेस होंगे। आपने इस तरह से अपने क्या किया, सिटी को डिवाइड कर दिया, और फिर क्या हुआ, पानी यहाँ इस मेन पाइप से आएगा, और मेन पाइप से पानी आने के बाद क्या होगा, हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, दैट इज ग्रिड सिस्टम, दैट इज ग्रिड सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हेड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे वाटर का हेड तो बहुत ज्यादा होगा, बट यहाँ आते आते क्या होगा, वाटर का हेड डिक्रीज कर जाएगा, ये एक प्रॉब्लम होती है इसकी, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये तो हो गया आपका कौन सा, ग्रिड आयरन सिस्टम, दिस इज योर ग्रिड आयरन सिस्टम। अगर मैं बोलूँ इसी में रिंग सिस्टम, तो रिंग सिस्टम में आप क्या करते थे, आप पानी को आउटर पेरीफेरी पे घुमा देते थे, आप पानी को आउटर पेरीफेरी पे घुमा देते थे। और अगर मैं यहीं पे बात कर दूं रेडियल सिस्टम की, तो आप क्या करते थे, एक यहाँ पे वाटर टैंक बना के आप हर तरफ क्या करते थे, पानी का सप्लाई कर देते थे रेडियल डायरेक्शन में, इसीलिए इसका नाम क्या था,
रेडियल सिस्टम, और इसका क्या था, रिंग सिस्टम, आपने एक रिंग बना दी थी, ठीक है। और ग्रिड का क्या है कि आपने इसको सिर्फ कई स्क्वायर्स में या रेक्टेंगल्स में आपने डिवाइड करके ग्रिड बना दिया है, ठीक है। और सबसे अनोखा और सबसे पहला मेथड जो आया था अपने पास, दैट इज डेड इन सिस्टम। इसमें कोई भी प्लानिंग नहीं करनी पड़ी थी, इन सब में प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको सिटी को पहले से ही बताना पड़ता है कि आप सिटी ऐसे डेवलप करोगे। बट नॉर्मल एरियाज में जहाँ पे क्या होता है कि आप कोई प्लानिंग नहीं करते हो, वहां पे आपने क्या किया, आपने लगा दी एक मेन पाइप, ठीक है। और क्या किया, उस मेन पाइप से आपने ढेर सारी ब्रांचेस निकाल दी। आपने क्या किया, ढेर सारी ब्रांचेस, आपका जहां मन किया, जिसने सप्लाई आपसे मांगा, आपने वो क्या किया, वहां पे ब्रांचेस आपने लगा दी। फिर उस ब्रांचेस की भी आपने क्या कर दी, ढेर सारी आपने सब ब्रांचेस निकाल के घरों तक पहुंचा दी, ठीक है। तो जो सिटी में आप अपनी पाइप्स डेवलप कर रहे हो वो क्या है, लाइक ट्री की, ट्री की ब्रांच कहीं भी डेवलप हो सकती है, वैसे ही क्या हो रहा है, सिस्टम डेवलप हो रहा है, ठीक है। और जो भी इसके लास्ट पॉइंट होते हैं जहां पे चीजें रुकती हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज डेड पॉइंट, दैट इज नोन एज डेड पॉइंट, डेड पॉइंट, ठीक है। जैसे कि ये सब क्या है, ये सब है डेड पॉइंट, ये क्या है, डेड पॉइंट, जहां पे जाके ये पानी रुक जाए। तो कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई यहाँ से चला गया, ठीक है, तो यहाँ का पानी यूज नहीं होगा और पानी यहाँ इस पाइप में रुका रहेगा, इस पाइप में क्या होगा, पानी रुका रहेगा। और अगर पानी काफी टाइम तक रुका हुआ है ना, तो वो पानी कैसा हो जाएगा, वो दूषित हो जाएगा, ठीक है, उसमें पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो अगर ये पॉल्यूटेड हुआ तो क्या हुआ, वो सारे पाइप को क्या कर देगा, पोल्यूट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे आप नंबर ऑफ वॉल्व का जो यूज करते हो बहुत कम करते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कहाँ पे वॉल्व लगाना है, कहाँ पे लगाना नहीं होता, डिजाइन इसको करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, आप रैंडमली लगाते चले जाते हो, तो आप वॉल्व कम लगाते हो, वॉल्व कम लगाते हो तो इससे प्रॉब्लम जनरेट होती है, अगर कहीं पानी गंदा होना शुरू हुआ तो पूरे सिस्टम को खराब कर देता है, ठीक है। या आपको अगर रिपेयरिंग करनी है तो भी आपको प्रॉब्लम आती है इस मेथड में, ठीक है। तो ये सबसे ओल्ड मेथड है सप्लाई का, ठीक है, दैट इज डेड एंड सिस्टम, ओके। यहाँ पे आपको ढेर सारे डेड एंड सिस्टम मिलेंगे, बाकी किसी मेथड में कोई भी डेड एंड सिस्टम नहीं था, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बात कर लेते हैं। So the layout distribution system in which water flow toward the outer periphery. तो वाटर कहाँ जा रहा है, आउटर पेरीफेरी पे जा रहा है, तो ये कौन सा होगा, रेडियल सिस्टम। वहां पे आप क्या करोगे, आउटर पेरीफेरीज पे आप क्या करोगे, पानी को भेजोगे, ठीक है, सेंटर से। ये सिस्टम हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉल से है। वॉल मैंने आपको अब इससे पहले वाले वीडियोस में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो इससे प्रीवियस वाला वीडियो, ठीक है, क्योंकि ये उसी चैप्टर का ही टेस्ट चल रहा है, टेस्ट का वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो आपको वहां से काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या है, द टाइप ऑफ वॉल विच अलाउ वाटर फ्लो इन वन डायरेक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट प्रिवेंट इट्स फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, ये कोई पाइप है, ठीक है, और आपने क्या किया, यहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ है और एक सिस्टम ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब पानी आता है तो पानी अपने प्रेशर से क्या करेगा, पानी क्या करेगा, अपने प्रेशर से पानी अपने प्रेशर से क्या करेगा, इस वॉल्व को ओपन कर देगा, ठीक है, ओपन करके पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सही बनाते हैं, मान लो ये वॉल्व यहाँ तक ओपन हो गया, ठीक है। ये क्या है, पानी फ्लो होने के बाद इसकी कंडीशन है, ठीक है, इसलिए मैं इसको अलग कलर से आपको दिखा दिया। तो क्या हुआ कि पानी जब इस तरफ जाएगा तो ये वॉल ओपन हो जाएगा और पानी क्या करने लगेगा, पानी इजिली फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज है, बट क्या, कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा होगा, कुछ टाइम बाद ऐसा होगा, कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि वाटर का डायरेक्शन तो इधर का था, बट पानी बैक आने लगा। जैसे कभी होता है कि क्या होता है कि मोटर अचानक बंद हो जाता है तो पानी को क्या करता है, वो रिवर्स खींचता है। तो जब पानी वापस आएगा तो जो यहाँ पे जो पाइप, जो क्या था, जो ये चीज जो हैंडल ये जो उठी हुई थी, ये हैंडल क्या कर जाएगी, नीचे ब्लॉक कर देगी, ठीक है, नीचे की ओर आएगी, और नीचे जब आएगी तो यहाँ पे आके टकरा जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट टकरा के क्या हो जाएगी, होल्ड कर जाएगी। तो मतलब इससे आगे वो इस तरफ नहीं जाएगी, इस तरफ इसका जाना पॉसिबल
नहीं है, ठीक है, इस तरफ इसका जाना पॉसिबल नहीं है, ये यहीं पे आके क्या कर जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सिर्फ वन डायरेक्शन में फ्लो पॉसिबल है, सिर्फ वन डायरेक्शन में ही क्या है, फ्लो पॉसिबल है, क्योंकि ये यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगा, फिर क्या होगा, आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। तो जब भी फ्लो रिटर्न होना चाहेगा, वो इस ये वॉल्व क्या करेगा, उसको रिटर्न नहीं होने देगा, और ये वॉल्व खुद चलता है, आपको चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सेल्फ ऑपरेटिंग वॉल्व है, क्या है, सेल्फ ऑपरेटिंग वॉल्व है, ठीक है। जैसे कि हमने यूज किया था कौन सा वॉल्व, स्लूस वॉल्व, तो हमें क्या करना पड़ता था, टोटी को खोलना बंद करना, ठीक है, तो ये सब काम करने पड़ते थे, ठीक है। या बड़े पाइप में आपको बड़े बड़े स्लूस वॉल्व मिलेंगे, तो वहां पे आप क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन करना पड़ेगा, जब आप क्या करोगे, वॉल्व को ओपन करोगे तभी फ्लो होगा, अदरवाइज फ्लो नहीं होगा। बट इस कंडीशन में आपको पता नहीं है कि कब बैक फ्लो होगा, ठीक है, तो ये अपने आप वर्क करेगा, ठीक है, ये इसकी अच्छी बात है। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा कि एक डायरेक्शन में सिर्फ फ्लो हो रहा है, तो एक डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है, दैट मींस दिस इज रिफ्लक्स वॉल्व, ठीक है, दैट इज रिफ्लक्स वॉल्व। और इसका अदर नेम क्या क्या है, इसको अलग हम नाम से जानते हैं, अलग नाम से जानते हैं, दैट इज नॉन रिटर्निंग वॉल्व, दैट इज नॉन रिटर्निंग, नॉन रिटर्निंग वॉल्व, ठीक है। इसे और क्या, किस नाम से जानते हैं, दैट इज चेक वॉल्व, चेक वॉल्व। या इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं वन वे वॉल्व, वन वे वॉल्व, क्योंकि ये वन वे में ही फ्लो को अलाउ करता है, ये फ्लो को चेक करता है, ये नॉन रिटर्निंग, रिटर्न नहीं होने देता है, ठीक है। और इसे रिफ्लक्स वॉल्व भी कहते हैं। फ्लूस वॉल्व क्या होता है, इसे हम जानते हैं गेट वॉल्व, ठीक है। तो ये क्या करता है, फ्लो को रेगुलेट करता है, कि आप चाहोगे तो फ्लो होगा, आप चाहोगे तो फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो फ्लो के रेगुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, स्लूस वॉल्व का यूज करते हैं। फिर क्या होता है, एयर रिलीफ वॉल्व क्या होता है, अगर आपके वाटर में सडन एयर आ गई, तो उस एयर को रिलीज करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर रिलीफ का वॉल्व का यूज करते हैं, और ये खुद अपने आप वर्क करता है, ठीक है। और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, पीक पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाइप, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एयर रिलीफ वॉल्व का यूज कहाँ पे करते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे, क्यों, क्योंकि एयर हल्की होती है, तो जैसे ही एयर आएगा तो क्या करोगे आप, वो ऊपर की तरफ अपने आप ओपन हो जाएगा, और एयर क्या जाएगी अपने ऊपर, अपने आप ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे यूज कर लोगे, जब भी एयर बनेगा, जब भी क्या होगा, जब भी एयर बनेगा, मान लो यहाँ पे एयर क्रिएट हो गया, यहाँ पे एयर क्रिएट हो गया, तो कहीं से भी एयर होगा तो एयर यहीं पे आएगा, एयर यहीं पे आएगा, और ये वॉल्व क्या होगा, अपने आप उठ जाएगा, उठेगा तो एयर क्या कर जाएगी, एक्सपेल आउट कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये एयर के पैकेट्स बाहर निकल जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, चोकिंग की कंडीशन नहीं बनेगी, ठीक है। और प्रेशर रिलीफ वाल्व में क्या है कि अचानक से आपने क्या किया, बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, ठीक है, अचानक से बहुत ज्यादा पानी आ गया, तो क्या होगा, आप इसका यूज कर सकते हो प्रेशर रिलीफ वाल्व का। या कहीं अचानक से वाटर हैमरिंग हो गई, ठीक है, तो वाटर हैमरिंग में क्या होता है कि आप सडन आपने क्या किया, गेट वाल्व क्लोज कर दिया, तो क्या होगा, वाटर की एक वेव पीछे की ओर जाएगी और क्या करेगी, पाइप को झटका देगी, ठीक है। तो उस चीज से भी बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज कर सकते हो, ये भी अपने आप ही वर्क करता है, ठीक है। तो एयर रिलीफ वाल्व, प्रेशर वाल्व एंड रिफ्लक्स वाल्व, ये सब अपने आप वर्क करते हैं, इन्हें पता चल जाता है कि इन्हें कब इनकी नीड है, ठीक है, तो ये वर्क करते हैं। तो आप इनका यूज करते हो अलग अलग पर्पस के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है इनका नाम और इनका पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सुटेबल लेआउट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इरेगुलर ग्रोइंग टाउन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इरेगुलर ग्रोइंग टाउन है, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्योंकि देखो ग्रिड भी फिक्स है, रेडियल भी किसी अच्छी सिटी के लिए, रिंग भी क्या है, किसी वेल प्लांट सिटी के लिए इन तीनों का यूज करते हैं, ठीक है। तो बचा कौन, बचा अपना एक ही आंसर, दैट इज डेड एंड सिस्टम। तो डेड एंड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका यूज हम क्या करते हैं, ऐसा सिस्टम है जिसका हम यूज हम रेंडमली करते हैं, बिना किसी प्लान के। अगर कोई सिटी ग्रो कर रही है, कभी कहीं घर बन जा रहा है, कभी कहीं घर बन जा रहा हो, वो पानी हमसे मांग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वहां तक पाइप पहुंचा देंगे। कोई भी प्लान्ड वे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे वे में हम क्या करते हैं, डेड एंड सिस्टम का यूज करते हैं, बट ये पुराना मेथड है। नई नई सिटीज जैसे चंडीगढ़ वगैरह हो गया, या फॉरेन सिटीज कई है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, वो इन सब में से किसी सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे रेडियल सिस्टम है, इसका यूज हम वहीं पे कर पाएंगे जहां पे रोड्स कैसी हो, जहां पे रोड रेडियल रोड्स हो, ठीक है। क्योंकि जो हम पाइप लगाते हैं ये अलोंग द रोड लगाते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए वहां पे पाइप, रोड्स कैसी होनी चाहिए, रेडियल रोड्स होनी चाहिए। तो ऐसी अगर कोई सिटी है तो ही हम इसका यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे इनका यूज, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियल वाले में ये प्रॉब्लम आती है। बाकी रिंग एंड ग्रिड आप इसका यूज कर सकते हो आराम से कहीं पे भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर क्या है,
द सुटेबल सिस्टम फॉर सैनिटेशन फॉर एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर विद लेस इंटेंसिटी। मतलब क्या हो रहा है कि साल भर बारिश हो रही है, ठीक है, साल भर बारिश हो रही है बट लेस इंटेंसिटी से हो रही है, तो आप कौन सा मेथड यूज करना चाहोगे? तो पार्शियली सेपरेट सिस्टम, पार्शियली कंबाइंड सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम, सेपरेट सिस्टम, ठीक है। तो आपके पास तरह तरह के मेथड्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि सेपरेट सिस्टम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे एक टाइम बारिश हो, एक टाइम बारिश ना हो, तो आपने अलग अलग यूज कर लिया। पर अगर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप क्या कर सकते हो, आप सीवेज के साथ ही फ्लो करा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, सीवेज के साथ ही आप क्या कर सकते हो, फ्लो करा सकते हो, ठीक है। तो ये एक फायदा होता है कब, जब आपकी वाटर तो हो, मतलब रेन तो हो, बट क्या हो, थोड़ा सा लेस इंटेंसिटी से हो, तो आप रेन वाटर भी इसी के साथ फ्लो करा दोगे, तो इससे क्या हो जाएगा, सीवेज का डाइल्यूशन हो जाएगा। इससे क्या होगा, ट्रीटमेंट पे फर्क कम पड़ेगा, ट्रीटमेंट में फर्क कम पड़ेगा तो इससे क्या होगा कि आपका ट्रीटमेंट में खर्चा कम आएगा, ठीक है। तो जो कंबाइंड सिस्टम है वो अच्छा है इसके लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे बारिश हो रही है ना, वो किस इंटेंसिटी से हो रही है, लेस, ठीक है। इसीलिए अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती तो आप क्या करते, इसके साथ साथ आप साइड में ड्रेन्स लगा देते, आप क्या लगा देते, साइड में ड्रेन्स लगा देते, ठीक है। तो इससे क्या होता कि जो एक्स्ट्रा वाटर है जो रोड पे है, ये सब कहीं पब्लिक प्लेसेस पे है, कहीं पार्क वगैरह में पानी जो भी एक्स्ट्रा पानी आ रहा है, वो सब क्या होता है, इन ड्रेन्स में चला जाएगा, ओपन ड्रेन्स में, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पानी है वो कहाँ चला जाएगा, कंबाइंड सीवर में चला जाएगा, ठीक है। तो पार्सली सीपेज सिस्टम आप वहां पे यूज कर सकते हो जहां पे बारिश थोड़ी ज्यादा हो, ठीक है। और जहां पे बारिश कभी कभार होती है वहां पे आप क्या यूज करोगे, सीपरेट सिस्टम, जैसे कि इंडिया में यूज करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The total hardness of water is greater than its total alkalinity। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन एल्कलिनिटी, ठीक है। मींस जो टोटल हार्डनेस है वो क्या है, ज्यादा है किससे, टोटल एल्कलिनिटी से, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू, कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, ये याद रखना, मिनिमम ऑफ, मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी, ठीक है। इन दोनों में जो भी, या टोटल एल्कलिनिटी बोल दो आप, टोटल हार्डनेस और टोटल एल्कलिनिटी, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा वो किसके इक्वल होगा, कार्बोनेट हार्डनेस के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कौन कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है टोटल एल्कलिनिटी, यहाँ पे कम है क्या, टोटल एल्कलिनिटी, दैट मींस दिस इज कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हो, दिस इज कार्बोनेट हार्डनेस, ओके। अगर आपको अब कार्बोनेट हार्डनेस मिल चुका है तो मैं इसके दो केसेस आपको बता देता हूं, दैट इज केस वन। केस वन क्या है, यहाँ पे देखना, केस वन क्या है कि टोटल हार्डनेस इज ग्रेटर देन टोटल एल्केलिनिटी, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो कम होगा वही क्या होगा, जो कम होगा वही क्या होगा, कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। दैट मीन्स नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगा, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा फर्स्ट केस। अब मैं बात करता हूं केस टू की। केस टू, केस टू में क्या है, टोटल हार्डनेस इज लेस देन टोटल एल्केलिनिटी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा, तो जो कम होगा दैट इज कार्बोनेट हार्डनेस, जो कम है वो कार्बोनेट हार्डनेस। तो बचा क्या, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, दैट इज टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। बट यहाँ पे जो अच्छी बात है वो ये है कि टोटल हार्डनेस और कार्बोनेट हार्डनेस भी क्या है, टोटल हार्डनेस, दैट मीन्स जीरो। सो जब पूरा का पूरा कार्बोनेट हार्डनेस टोटल हार्डनेस के बराबर हो गया तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बचेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर टोटल हार्डनेस एल्किनिटी से कम है दैट मीन्स सारा का सारा कार्बन, टोटल हार्डनेस क्या है, कार्बोनेट हार्डनेस ही है, ओके। और इन केस अगर टोटल हार्डनेस क्या है, कम है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, कार्बोनेट हार्डनेस के। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो क्या,
नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस, और जहां पे कार्बोनेट हार्डनेस है किसके इक्वल, टोटल एल्कलिनिटी के इक्वल है, ठीक है। तो ये चीज है, तो आपको ये दो केसेस याद रखने हैं इसके लिए, और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ज्यादा पूछते हैं कि कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है। सो इट इज मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और टोटल एल्कलिनिटी, ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दिस, ठीक है, ओके। तो आपको टीओडी दिया है, बीओडी दिया है, सीओडी दिया है, और आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा है, कौन सा रिलेशन इसमें सही है, ठीक है। तो टीओडी क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं टीओडी। तो टीओडी क्या होता है, थ्योरिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। थ्योरिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है कि आपने कोई सैंपल लिया, ठीक है, आपने क्या किया, कोई सैंपल लिया, और इस सैंपल में आपको पता है कि इसमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कितने कितने हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि इसमें क्या है, इसमें ग्लूकोज है, या फिर इसमें क्या है, शुगर है, ठीक है, C6H12O6, ठीक है, या अदर कोई क्या है, C12H22O11, ठीक है, ऐसा कुछ पता है कि आपको ऐसा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसके डिकम्पोजिशन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, इसके डिकम्पोजिशन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, वो आपने रिएक्शन लिखी, वो आपने क्या किया, रिएक्शन लिखा, और आपने बताया कि इसके डिकम्पोजिशन के लिए इतनी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। जैसे कि चाहिए होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ 6CO2, तो CO2 6 हो जाएगा और 6H2O हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऐसा रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक आइडिया रहेगा कि कितना O2 यूज हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप बाई थ्योरी, ठीक है, आप बाई थ्योरी और बाई कैलकुलेशन आप फाइंड आउट करते हो कि कितना ऑक्सीजन डिमांड चाहिए अपने ऑर्गेनिक मैटर को फुल्ली डिकम्पोज होने के लिए, तो दैट टाइप ऑफ डिमांड इज थ्योरिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। फिर सेकंड आता है सीओडी। सीओडी में क्या करते हो आप, कुछ केमिकल यूज करते हो, ठीक है, जो ऐसे केमिकल जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और जनरली इसके लिए आप यूज करते हो K2Cr2O7, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो आप क्या यूज कर लेते हो, K2Cr2O7, ठीक है। ऐसा कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, आप KMnO4 का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे केमिकल का यूज करोगे और क्या करोगे, इसमें डाल दोगे, इसमें क्या है, आपका सीवेज भरा पड़ा है, ठीक है, या भी ऐसा पानी जिसमें क्या है, गंदगी है, ऑर्गेनिक मैटर है। तो आपने क्या किया, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 ये आपने डाल दिया। तो क्या होगा कि आप इसको कैसे डालोगे, टाइट्रेशन के फॉर्म में डालोगे, आप टाइट्रेशन करोगे और देखोगे कि कितना अमाउंट आपका खर्च हुआ है। जितना ज्यादा अमाउंट खर्च होगा आप उसको डायरेक्टली को रिलेट कर दोगे किससे, आप उसको डायरेक्टली को रिलेट कर दोगे किससे, ऑर्गेनिक मैटर से। और जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी फिर क्या है, बीओडी। बीओडी में क्या है कि आप इसमें क्या करते हो, आ, आप जो है एक सैंपल लेते हो, उस सैंपल को क्या करते हो, कुछ दिनों तक आप इंक्यूबेशन में रख के आप वहां से क्या करते हो, उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पता करते हो, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं इसमें। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में चाहता क्या है वो हमसे, हमसे वो बताना चाहता है कि हम बताएं कौन ज्यादा वैल्यू देगा, ठीक है, कौन ज्यादा वैल्यू देगा। तो इसके लिए हमें जानना जरूरी है क्या, कि जो अपना टीओडी होता है, अगर आपको सही आइडिया है, आपको सही आइडिया है, तो ये बायो डिग्रेडेबल और नॉन बायो डिग्रेडेबल दोनों के लिए ही आपको क्या देगा, ऑक्सीजन डिमांड दे देगा, ठीक है, और बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देगा, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू। बात करते हैं सीओडी की। सीओडी भी क्या करता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। और अगर लास्ट बात करें बीओडी की, तो ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल जो भी डिमांड होती है, ठीक है, उनको ही बता पाता है, ठीक है। मतलब जो भी क्या होता है, जो बायोलॉजिकल है उन्हीं के ऑक्सीडेशन में कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उन्हीं के बारे में बता पाता है। दैट मीन्स आपको आइडिया लग गया होगा कि बीओडी सबसे कम होता है, बीओडी क्या होगा, सबसे कम। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। टीओडी सबसे ज्यादा,
सीओडी थोड़ा उससे कम, क्योंकि आप केमिकल मिला रहे हो, अगर आपने टाइट्रेशन में थोड़ी सी बहुत भी गलती कर दी तो क्या होगा, आपको सीओडी कम देखने को मिलेगा। बट हर केस में टीओडी क्या होगा, मैक्सिमम केसेस में 90% केसेस में या 99% केसेस में क्या होगा, टीओडी ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बाई फॉर्मूला है, तो जितना वैल्यू आएगी उतनी ही आएगी। बट टाइट्रेशन आप कर रहे हो, कभी आप ज्यादा बताओगे, कभी आप कम बताओगे। ठीक है, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि हम लोग कम पे ही आते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो टीओडी ग्रेटर देन सीओडी और सीओडी ग्रेटर देन बीओडी। यहाँ पे कभी कभी एक टर्म बढ़ जाता है, दैट इज बीओडी अल्टीमेट। और बीओडी अल्टीमेट क्या होता है, बीओडी 5 से ज्यादा होता है, ये आपको पता है। कभी कभी यहाँ तक चीजें बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो बीओडी 5 होता है वो सिर्फ 68% ही किसका होता है, बीओडी अल्टीमेट का। मीन्स बीओडी अल्टीमेट तो सबसे ज्यादा है, मतलब पूरे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका डिकम्पोजिशन करने में कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है, तो बीओडी अल्टीमेट तो मैक्सिमम वैल्यू है। 5 क्या है कि 5 दिन बाद तक कितना खर्च हुआ है। ठीक है, तो बीओडी है। तो ये आपको 4 चीजें देखने को मिल जाएंगी, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछते हैं। ठीक है, और टीओडी और सीओडी क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप केमिकल डालो तो किसी का भी हो सकता है इसमें ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये चीज है। शायद 25 क्वेश्चन हो गए। ओके, यहाँ पे ये वीडियो फिनिश हो गई है। ठीक है, तो मैंने जो भी आपका टेस्ट नंबर 4 था उसका मैंने यहाँ पे पूरा सोल्यूशन डिस्कस कर लिया है 2 पार्ट्स में। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर कोई सोल्यूशन देना हो, कोई आइडिया देना हो तो आप उसको भी बता सकते हैं। थैंक यू, आपने पूरी वीडियो देखी, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।